हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम क्लास 12 की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन होगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंडक्टेंस की टर्म आता है वो कंडक्टेंस की हर एक टर्म के बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोस्तों बहुत बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले तो नाम पे जाओ दोस्तों। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री मतलब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इधर क्या है, एक तो इलेक्ट्रो है मतलब इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसके साथ साथ और एक चीज का भी फ्लो होगा जिसको हम करंट फ्लो बोलते हैं। और करंट फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक्स आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक्स आया तो इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आया? तो देखना दोस्तों, पहले तो मेरा ये बात सुनो कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो जिस दिशा में होगा, करंट का फ्लो ठीक विपरीत दिशा में होगा। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो करेंगे, करंट उस इलेक्ट्रॉन की दिशा से कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हुआ तो करंट का फ्लो इस तरफ होगा। हम ये बोलेंगे कि लो पोटेंशियल से अगर हाई पोटेंशियल के तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ करंट फ्लो करेंगे। तो देखना दोस्तों, ये जो करंट फ्लो है इसको हम आई बोलते हैं। आई मतलब Q बाई टी। क्या? Q बाई टी। अगर T इक्वल्स टू 1 हुआ तो I इक्वल्स टू Q है। ये Q क्या है? I का मतलब है चार्ज बाई टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे कि ये करंट फ्लो है। क्या है? ये करंट फ्लो है। तो देखना दोस्तों कि इलेक्ट्रो से आया इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो से आया करंट फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो का डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों? हम बोलेंगे कि करंट फ्लो ये होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। करंट फ्लो ये होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और ठीक उसी के साथ साथ हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। मतलब आप लो पोटेंशियल से पहले हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन की फ्लो करवाओ, उसके बाद करंट की फ्लो ठीक विपरीत दिशा में हाई पोटेंशियल की तरफ से लो पोटेंशियल की तरफ होते रहेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो से आया करंट फ्लो हुआ तो ये इलेक्ट्रिक्स का मैटर है, तो इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। अब आप लोग एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्यू चार्ज है। क्या है? क्यू चार्ज है। ये जो क्यू वाला चार्ज है इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी के साथ लगाओ। मतलब जो क्लोज सर्किट है उस क्लोज सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उस भी पोटेंशियल डिफरेंस की जो सर्किट, उसके साथ साथ आप क्यू चार्ज को एक दिशा से दूसरे दिशा की तरफ लेके जाओ। मतलब प्लस से माइनस की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्यू चार्ज को लेके जाओ। तो जितना वर्क डन होगा उसी के साथ साथ उसी के हिसाब में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? ये क्यू हुआ चार्ज, भी है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्लोज सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्लोज्ड सर्किट। तो
ये Q वाला चार्ज को अगर आपको क्लोज सर्किट से ठहराना होगा तो आप क्या करोगे? Q चार्ज को क्लोज सर्किट से प्लस से माइनस के तरफ लेके जाओ या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ लेके जाओ तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? W इक्वल्स टू VQ। V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द क्लोज सर्किट, Q चार्ज, तो वर्क डन कितना होगा? आप बोलोगे वर्क डन होगा W इक्वल्स टू VQ। वर्क डन कितना होगा? W इक्वल्स टू VQ। ये किसके लिए वर्क डन है? ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। क्या है? ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हो कि वर्क डन और एनर्जी ये दोनों टर्म एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। मतलब वर्क डन एंड एनर्जी दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो हम क्या बोल सकते हैं? ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है? यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हमने कहां से शुरुआत किया था दोस्तों? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब करंट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक्स, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया किधर से? ये है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पकड़ो कि किसी भी सेल में आपने बैटरी लगवाया है, तो बैटरी से आप क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन से कौन सी एनर्जी की प्रोडक्शन होगी? केमिकल एनर्जी। तो इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये जो केमिस्ट्री वाला हिस्सा है, मतलब केमिकल रिएक्शन होंगे। क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन होंगे तो इधर वो वाला केमिकल रिएक्शन में से आपको जो मिलेगा उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। से आपको केमिकल एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रो, मतलब ये सब। इलेक्ट्रो से हमको अल्टीमेटली क्या मिला? अब बोलोगे सर ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपने कर दी, ये बहुत अच्छी सी बात आपने छेड़ दी है। क्या बात है? इलेक्ट्रो से हमको क्या मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इलेक्ट्रिक्स, करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये सब ठीक है, ये सब अपने अपने जगह पे ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रो से हमको मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये केमिस्ट्री में से हमको मिला केमिकल रिएक्शन, और ये है केमिकल सेल रिएक्शन। क्या है? यह है सेल रिएक्शन मिलेगा आपको। यह सेल रिएक्शन ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में से आपको जो एनर्जी मिलेगा उसको आप बोलोगे केमिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये केमिकल एनर्जी के बीच का जो कन्वर्जन है ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की विथ क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बेसिस क्या है? ये बेसिस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का जो कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, किसी भी सेल में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी भी सेल में केमिकल रिएक्शन होंगे, उस केमिकल रिएक्शन में से केमिकल एनर्जी की उत्पन्न होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का जो संबंध है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हटाए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, और ये फिजिक्स का बहुत बढ़िया एक हिस्सा है, क्योंकि इधर से ओहम्स लॉ आएगा, इधर से कंडक्टर की कॉन्सेप्ट आती है। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ये एक मेरा कंसेप्ट है, मेरा बनी बनाई हुई कंसेप्ट है। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि हम अब मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। आप बोलोगे ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। देखना, ये मेटालिक कंडक्टर ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, तो अगर आपको कोई बोले कि कंडक्टर इन फिजिक्स
एंड कंडक्टर इन केमिस्ट्री, इन दोनों की डिफरेंस क्या है? ये है, ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। सुनना दोस्तों, अच्छी तरीके से सुनना, फील करना, बहुत बहुत मजा आएगा। इसको अगर आप फील कर लोगे ना तो मन ही मन में आपको एक बहुत सुकून सा मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा। देखना, ये जो मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर क्या करता है? मेटालिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, मेटालिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन करता है। और कभी कभी इलेक्ट्रॉन होल्स करते हैं। क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होल्स। मतलब ये जो करंट फ्लो है, इधर क्या होता है, इधर ये जो करंट फ्लो है, ये करंट फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, ये दोनों चार्ज कैरियर यहां पर जुड़ते हैं। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ये दोनों इधर जुड़ते हैं, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे इधर फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों काम करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए जो करंट फ्लो होता है दोस्तों, ये करंट फ्लो होता है कंस्टिट्यूएंट आयंस के द्वारा, कंस्टिट्यूएंट आयंस के द्वारा। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है कंस्टिट्यूएंट आयंस किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की। किसकी? अब बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट्स की। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिया है, उस इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है, वो कंस्टिट्यूएंट आयंस वो करंट को फ्लो करवाएंगे, वो करंट को फ्लो करवाएंगे। तो इधर करंट फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, इधर करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन होल से, इधर करंट फ्लो होता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, और इधर होता है करंट फ्लो कंस्टिट्यूएंट आयन से। किसकी कंस्टिट्यूएंट आयंस? तो आप बोलोगे सर ये जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कंस्टिट्यूएंट आयंस है। अब देखना 2 नंबर पॉइंट, इधर कोई केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होते, इधर कोई केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होते, कोई केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होता। इधर केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। किसकी केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सब्सटेंस की। किसकी? सब्सटेंस की, जिसके ऊपर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। कौन सी सब्सटेंस? इलेक्ट्रोलाइट। देखना दोस्तों, अच्छी तरीके से देखना, स्कीमेटिक डायग्राम बना लेना अपने हिसाब से और देखते रहना। केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, और ये जो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहे हैं ये किसके होते हैं? जो सब्सटेंस हमने लिया है, जिस सब्सटेंस के ऊपर से करंट फ्लो हो रहा है, जिस सब्सटेंस के ऊपर से करंट फ्लो हो रहा है, उस सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन होते हैं। और वो सब्सटेंस कौन है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है तो वो सब्सटेंस खुद इलेक्ट्रोलाइट है, वो सब्सटेंस खुद इलेक्ट्रोलाइट है। मिटा दे, ये दोनों पॉइंट है, और 2 पॉइंट आएंगे, मिटाते हैं। चारों डिफरेंस आते हैं, और चारों डिफरेंस बोर्ड के एग्जाम में आते भी है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के तरफ से। 3 नंबर पॉइंट, ये जो मेटालिक कंडक्टर है इसका भी रेजिस्टेंस आता है। ये रेजिस्टेंस किसके तरफ से आता है? देखना दोस्तों, जो मेटालिक कंडक्टर है, पकड़ लो ये मेटालिक कंडक्टर है, इधर से आई जा रहा है, मतलब करंट का जो फ्लो है वो करंट का फ्लो इधर से इधर जा रहा है। मतलब इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल के तरफ से लो पोटेंशियल के तरफ आई, मतलब करंट की फ्लो हो रहा है। तो आई जिधर से जिधर तक जाएगा, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काम करेंगे। वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उस आई को जो आई जिस डायरेक्शन में जा रहा है
उसके विपरीत डायरेक्शन में काम करेंगे। मतलब आर आई को रोकने की कोशिश करेगा, आर आई को रोकने की कोशिश करेगा। आई जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो आई को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करेगा। और ये जो आई को रोकने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसके वजह से आता है? कर्नल की वजह से, कर्नल की वजह से, ये कर्नल्स की वजह से आते हैं। कर्नल्स के साथ कॉलिजन होता है। क्या होता है? कर्नल्स के साथ कॉलिजन होता है। मतलब मेटेलिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस जनरेट ड्यू टू द कर्नल्स, ड्यू टू द कॉलिजन, ड्यू टू द कॉलिजन बिटवीन कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो। मतलब ये जो रेजिस्टेंस की उत्पत्ति हुई, ये जो मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट आया, ये रेजिस्टेंस क्यों आया? क्योंकि कॉलिजन हुआ। किसके साथ? किसके बीच में? कर्नल्स के साथ, कर्नल्स के साथ, कर्नल्स के साथ किसके? करंट फ्लो एंड कर्नल्स, करंट फ्लो एंड कर्नल्स, इन दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, इन दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ। तो इधर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आया। क्या आया? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आया। तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आया, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो कारण है, वो कारण क्या है? आप बोलोगे कि कॉलिजन हुआ। कॉलिजन किन दोनों के बीच में? करंट फ्लो और कर्नल्स के बीच में। इसके वजह से रेजिस्टेंस की जनरेशन हुई। और इधर ये बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों आती है? आप बोलोगे सर ये ना आसान भी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके वजह से। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तीनों टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। क्या है? एक नंबर है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, जैसे कि Na+ और Cl- के बीच का इंटरेक्शन, अट्रैक्शन जो भी हो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट आयंस, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। दैट मींस ये रेजिस्टेंस क्यों आया? ये रेजिस्टेंस जनरेट हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक नंबर क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। दो नंबर क्या है? आप बोलोगे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग को सोचो दोस्तों, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। अगर भूल जाओ तो एक बात इसको समझ लेना, Na+ ये पानी में जाएगा, मतलब वाटर में जाएगा। Na+ वाटर में जाएगा तो वाटर का OH डेल्टा माइनस पोर्शन आ जाएगा। मतलब जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर होगा वो Na+ को स्टेबलाइज करेगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूट में से आया Na+, सॉल्यूट में से आया Na+, और ये जो सॉल्वेंट वाला हिस्सा है, वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर एक सॉल्वेंट है। वाटर में से जिसके पास पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर होगा वो Na+ को स्टेबलाइज करेगा। और उसके साथ साथ Cl- अगर वाटर में जाएगा तो क्या होगा? वाटर का जो H डेल्टा+ वाला हिस्सा है वो Cl- को स्टेबलाइज करेगा। मतलब नेगेटिव कैरेक्टर पॉजिटिव को, पॉजिटिव कैरेक्टर नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए जाएगा। और ये जो स्टेबलाइज करने के लिए जाएगा, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉल्वेशन। और अगर सॉल्वेंट के जगह पे H2O हुआ तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। मतलब अगर वाटर सॉल्वेंट के तौर पे यूज हुआ तो उस हाइड्रेशन को, सॉरी, उस सॉल्वेशन को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? अगर वाटर को आप सॉल्वेंट के तौर पे यूज करोगे तो वाटर से अगर सॉल्वेटेड हुआ किसी भी चीज को तो हम उसको बोलेंगे, उस सॉल्वेशन प्रोसीड्यूर को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। और उसके साथ साथ और एक को देख लो, 3 नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब देखो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये फ्लूइड के बीच में हो रहा है। देखना दोस्तों, ये किसके बीच में हो रहा है? आप बोलोगे सर ये फ्लूइड के बीच में हो रहा है। तो ये क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन है। क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन है। मतलब ये इंटरनल फ्रिक्शन है। क्या है? ये इंटरनल फ्रिक्शन है। इंटरनल फ्रिक्शन का और एक नाम क्या है? आप बोलोगे विस्कस फोर्स है। क्या है? विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स मतलब इधर क्या काम कर रहा है? विस्कोसिटी। क्या काम कर रहा है? विस्कोसिटी। तो देखना दोस्तों, हमको क्या मिला
कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस आया वो रेजिस्टेंस आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इधर तीनों टाइप के हैं, एक सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जैसे कि Na+ और Cl- के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा है। दूसरा है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जैसे कि Na+ के साथ वाटर की OH डेल्टा- की इंटरेक्शन कम कर रहा है और Cl- के साथ H2O की H डेल्टा+ की इंटरेक्शन कम कर रहा है, इसको हम बोलेंगे सॉल्वेशन। और अगर H2O सॉल्वेंट के तौर पे काम आए तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। उसके बाद आता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जहां पर दोनों सॉल्वेंट मतलब दोनों लिक्विड मतलब दोनों फ्लूइड के बीच का फ्रिक्शन है, ये फ्लूइड फ्रिक्शन को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। वो इंटरनल फ्रिक्शन, वो फ्लूइड फ्रिक्शन, उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स की कॉन्सेप्ट आती है विस्कोसिटी से। तो इसका रेजिस्टेंस आया इस वजह से, इसका रेजिस्टेंस आया इस वजह से। अब देखना, इसको हटाए मिटा दे, अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है आपका जीवन बदल देगा ये। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स में भी काम आएगा, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा। अब देखना 4 नंबर पॉइंट, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर की बढ़ोतरी करोगे, किसके लिए? मेटेलिक कंडक्टर के लिए। अगर मेटेलिक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर की बढ़ोतरी करोगे तो देखना दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाने से जो ओरिएंटेशन है, जो ओरिएंटेशन है, एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन था, फिक्स्ड ओरिएंटेशन इसका डिस्ट्रक्शन हुआ, ये डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया? ये डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब जो टेम्परेचर अब बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर की बढ़ोतरी करोगे तो कंडक्टर जो था, जो मेटेलिक कंडक्टर था, उस मेटल के बीच में एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन थी। किसकी? उस मेटल की कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की। मतलब जो मेटल है उसका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उन लोगों की एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन है। अगर आप टेम्परेचर की बढ़ोतरी करोगे तो वो वाला जो फिक्स्ड ओरिएंटेशन था उसकी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब वो ओरिएंटेशन बिगड़ रहा है। अगर ओरिएंटेशन बिगड़ गया तो भाई साहब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टेंस घट जाएगा, कंडक्टेंस घट जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब इधर देखना, अगर इधर टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो दोस्तों बढ़िया चीज है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा। मतलब टेम्परेचर की बढ़ोतरी करोगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये क्या होगा? ये घटेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस घटेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वजह से रेजिस्टेंस आया था, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आप बोलोगे घटेगा, आप बोलोगे घटेगा। अगर रेजिस्टेंस घट गया तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखना दोस्तों, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम बोलना चाहते हैं, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से सुनना। इधर टेम्परेचर की बढ़ोतरी करो तो फिक्स्ड ओरिएंटेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब जो सॉलिड है, जो मेटल है, उसकी ओरिएंटेशन खराब हो रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। अगर इधर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के वजह से ही रेजिस्टेंस आ रहा था। रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये चारों पॉइंट इधर से आपको मिलेगा, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की डिफरेंस, और फिजिक्स का कंडक्टर और केमिस्ट्री की कंडक्टर की डिफरेंस हुआ। मिटा दे, बहुत अच्छी तरीके से देखना। सुख 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 सुख। अब क्या पढ़ेंगे? चलो दोस्तों थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेते हैं इसके बीच में। ये क्या है? ये ए बी कंडक्टर है, ये ए बी कंडक्टर है। ये क्या है? ए बी कंडक्टर है। ये ओपन सर्किट है, आप बोलोगे जी है, ये ओपन सर्किट है। ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये हाई पोटेंशियल है, ये बहुत आसान सी चीज है। ये अगर हाई पोटेंशियल होगा तो ये क्या है? ये लो पोटेंशियल है। अगर बैटरी है तो इधर ई और आर है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पोटेंशियोमीटर से मापोगे,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पोटेंशियल डिफरेंस से मापोगे, जो करंट फ्लो है उसको एमीटर से मापोगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वोल्ट मीटर से मापोगे। समझोगे क्या हुआ? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ओपन सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, किसका? ओपन सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ओपन सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापोगे पोटेंशियोमीटर से। किससे? पोटेंशियोमीटर से। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मापोगे वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। जो करंट फ्लो है उसको मापोगे एमीटर से। किससे? एमीटर से। ये एमीटर और वोल्ट मीटर ये दोनों एक साथ, इसको हम बोलते हैं गैल्वानोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर क्या है? एक सेल है। क्या है? ये एक सेल है। ये एक सेल है। तो हुआ दोस्तों, इधर क्या है? इधर एक ओपन सर्किट है। ये जो एक बैटरी है, क्या है? ये एक बैटरी है। ये बैटरी भी क्या है? ये भी आप बोलोगे ये भी एक ओपन सर्किट है। क्या है? ये भी एक ओपन सर्किट है। बैटरी भी क्या है? इधर बैटरी भी एक ओपन सर्किट है। तो देखो, ये एक कंडक्टर है जो कि एक ओपन सर्किट है, ये एक बैटरी है जो कि और एक ओपन सर्किट है। इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, ये डाटा है, इसको नोट कर लेना। अब देखना, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? ये है बैटरी, इधर ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस माइनस ई आर। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आई जाएगा, इधर से आई आएगा। तो देखना दोस्तों, आई क्या है? आप बोलोगे आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी है। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी है। आई को हम एम्पियर इस यूनिट से मापते हैं, क्यू को हम कूलम इस यूनिट से मापते हैं। क्यू को हम कूलम इस यूनिट से मापते हैं। मतलब चार्ज को हम कूलम से मापेंगे, करंट फ्लो को हम एम्पियर से मापेंगे। तो देखना, पर यूनिट टाइम जितना भी चार्ज फ्लो करेगा, पर यूनिट टाइम जितना भी चार्ज फ्लो करेगा उसको हम करंट फ्लो बोलेंगे। अब देखना, हम बोल क्या रहे थे? इधर से इधर तक आई का फ्लो होगा और इधर से इधर तक इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी। मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी। अब एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये सिंपलेस्ट चार्ज है। क्या है? ये सिंपलेस्ट चार्ज है। इसका चार्ज क्या है? -1.602 10 टू द पावर -19 कूलम या -3.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टैट कूलम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम ऐसे बोलेंगे Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ई। मतलब इस दुनिया में जो भी आधान है वो इलेक्ट्रॉन की जो आधान है उसकी इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो भी चार्ज है इस दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में जो भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये n क्या है? n का वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल है। तो हम क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं, अगर एक बात सुनना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, अगर आप किसी चीज में हिट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगी, किसी चीज से हिट निकालोगे तो टेम्परेचर घटेगी ना। अगर हिट दोगे तो वो धीरे धीरे उसकी तापमान बढ़ जाएगी। अगर हिट घटाओगे तो वो धीरे धीरे शीतल हो जाएगी। मतलब किसी भी चीज में हिट दो वो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, हिट निकालो, हिट खींच लो तो टेम्परेचर घटेगी। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि टेम्परेचर एक थर्मल स्टेट है जो ये बोलता है कि कोई भी थर्मल बॉडी किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करवाएगा। मतलब
टेम्परेचर के द्वारा हीट फ्लो निर्धारित होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी चीज में कोई इलेक्ट्रिकल बॉडी में करंट दो, कोई इलेक्ट्रिकल बॉडी में किसी भी आधान को दो, आधान क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। आधान क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। किसी भी आधान को लो, इस यूनिवर्स में किसी भी आधान को लो, वो आधान इलेक्ट्रॉन की आधान की इंटीग्रल मल्टीपल में रहता है। तो आधान ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही आधान है। तो आधान दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आधान खींच लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच लोगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को और आधान को एक ही तुला में मापो और ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन अगर दोगे या आधान अगर दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच लो, आधान खींच लो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखना दोस्तों, आधान की कंसेप्ट ये है, आधान किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये कौन बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब टेम्परेचर और हीट के बीच का जो रिलेशन है, आधान और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन ठीक वही है। मतलब इलेक्ट्रिक्स में जो रिलेशनशिप, जो संबंध चार्ज और पोटेंशियल के बीच में है, हीट और टेम्परेचर में ठीक वही रिलेशन है। मतलब ये आप लिख लो, हीट और टेम्परेचर इन दोनों की रिलेशन जो है, चार्ज और पोटेंशियल इन दोनों की रिलेशनशिप भी ठीक वही है। मतलब हम ये बोलेंगे कि टेम्परेचर थर्मल स्टेट है, टेम्परेचर थर्मल स्टेट है जो हीट फ्लो को देखता है। मतलब ये जो हीट फ्लो होता है, ये हीट फ्लो को कौन निर्धारण करते हैं? टेम्परेचर। और ये जो चार्ज का फ्लो है, इसको कौन निर्धारण करते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है। पोटेंशियल क्या है? ये किसी भी बॉडी का, कोई भी इलेक्ट्रिकल बॉडी का एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है। ये क्या करते हैं? ये देखते हैं कि चार्ज का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में होता है। चार्ज फ्लो उसका जो डायरेक्शन है इसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने क्या बोला? पोटेंशियल क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है। किसका? कोई भी इलेक्ट्रिकल बॉडी का। ये क्या देखता है? चार्ज फ्लो का डायरेक्शन देखता है। और ठीक उसी तरीके से टेम्परेचर क्या है? ये एक थर्मल स्टेट है। क्या है? ये एक थर्मल स्टेट है। ये किसको देखता है? हीट फ्लो। क्या देखता है? हीट फ्लो का डायरेक्शन। क्या देखता है? हीट फ्लो का डायरेक्शन। मतलब हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये टेम्परेचर से निर्धारित होते हैं। और चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो पोटेंशियल से निर्धारित होते हैं। मतलब अगर आप टेम्परेचर, दोनों बॉडी की टेम्परेचर की डिफरेंस को बढ़ाओगे तो हीट फ्लो बढ़ेगा, पोटेंशियल की डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट फ्लो बढ़ेगा। यही ओहम्स का लॉ है। तो हटा इसको। चलो दोस्तों, खेलते हैं इसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ हम खेला करेंगे। क्या बोलेंगे? आप बोलोगे कि Q ये कब बढ़ेगा? θ1 माइनस θ2 बढ़ने से। मतलब हीट फ्लो ये कब बढ़ेगा? बोलोगे सर हीट फ्लो बढ़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ने से। तो अगर टेम्परेचर और हीट के बीच का संबंध जो है, अगर वही संबंध चार्ज और पोटेंशियल के बीच में है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू VA माइनस VB। मतलब करंट फ्लो ये किससे होगा? पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओ तो करंट फ्लो बढ़ेगा, आप टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ाओ तो हीट फ्लो बढ़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ाओ तो हीट फ्लो बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओ तो करंट फ्लो बढ़ेगा। तो इधर से हमको क्या मिलेगा? ये ए प्रांत है, ये बी प्रांत है। ए प्रांत की पोटेंशियल है VA, ये बी प्रांत की पोटेंशियल है VB, और इधर से I करंट जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे? VA माइनस VB इज प्रोपोर्शनल टू I व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज
आर कांस्टेंट। तो क्या बोल रहे हो आप बोल रहे हो कि VA माइनस VB इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब आप बोल रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट फ्लो बढ़ेगा। यही तो हो रहा है, VA माइनस VB इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओहम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, ओहम्स ने क्या बोला, अगर आप टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहेगा। VA माइनस VB, इसको हम भी लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, पकड़ने में क्या रखा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू क्या है, IR। क्या है, IR। R क्या है, R इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यही R, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। कौन सी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कौन सी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये इसको हम और एक नाम से पुकारेंगे, किस, क्या नाम, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन। ये क्या करेगा, ये रोकेगा किसको, आई को। ये क्या करेगा, ये आई को रोकेगा। तो V इक्वल्स टू क्या है, V इक्वल्स टू आई आर है। V इक्वल्स टू क्या है, V इक्वल्स टू आई आर है। ये ओहम्स का लॉ है, ये ओहम्स का लॉ है। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आई। R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई आई। तो R इक्वल्स टू अगर V बाई आई होगा तो इधर से हमको रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मिलेगी। तो आपको I इक्वल्स टू अगर 1 एम्पियर दे दे और V इक्वल्स टू 1 वोल्ट हुआ तो R इक्वल्स टू होगा 1 ओहम। क्या होगा, 1 ओहम। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये कहां से आया, ये ओहम की लॉ से आया। देखना दोस्तों, ये R क्या है, आप बोलोगे R ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कौन सी लॉ का, ओहम्स का लॉ। ओहम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका नाम है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या पड़ेगा, रेजिस्टेंस की यूनिट पड़ेगा ओहम। क्या पड़ेगा, ओहम। ये सीधा हेडफोन है, ये क्या है, ये सीधा हेडफोन है, ये यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ओहम। क्या बोलेंगे, ओहम बोलेंगे। इसको मिटाए, इसको मिटाए, काम है इसके साथ साथ, बहुत सारे काम है। देखना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बहुत जानदार टॉपिक है ये, इससे बहुत मजा आने वाला है। क्यों, V इक्वल्स टू क्या है, आप बोलोगे आई आर है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, Y इक्वल्स टू एम एक्स है ना। तो इधर से जो ग्राफ मिलेगा उसका नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों, V को Y एक्सिस में लो, I को X एक्सिस में लो, तो ग्राफ क्या कैसे होगा, ऐसे। और ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये R है। ये क्या है, ये R है। इसको ऐसे खींचो, इसको ऐसे खींचो, तो ये क्या है, आप बोलोगे ये V है। देखना दोस्तों, R कौन सा है, R ये है। ये क्या है, आप बोलोगे ये तो सर V है। ये क्या है, ये I है। ये क्या है, आप बोलोगे ये तो I है। देखना दोस्तों, ये क्या है, ये I है। तो ये कौन सी, ये इधर से क्या होगा, इधर से पाइथागोरस आएगा, इधर से पाइथागोरस आएगा। अगर ये थीटा हुआ तो इधर से पाइथागोरस आएगा। हम क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू V बाई आई। tan थीटा इक्वल्स टू V बाई आई, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू R, क्योंकि हमको क्या मिला था, V इक्वल्स टू आई आर। तो V बाई आई इक्वल्स टू क्या है, R है। तो V बाई आई के जगह पे हमने क्या लिख दिया, R। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स R, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स R, ये भी मिलेगा। तो I वर्सेस V का जो ग्राफ है, I वर्सेस V का जो ग्राफ है, इसका नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये क्या है, ये ओहम्स लॉ का ग्राफ है। ये ओहम्स का जो लॉ है उसका ग्राफ है, ये ओहम्स लॉ का ग्राफ है। ओहम्स लॉ से हमको क्या मिला, हमको रेजिस्टेंस मिला। ओहम्स लॉ से हमको क्या मिला, हमको रेजिस्टेंस मिला। अब देखना दोस्तों, हटाए, ओहम्स लॉ से हमको क्या मिला, हमको रेजिस्टेंस मिला। क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। अब देखना दोस्तों, रेजिस्टेंस हमको मिल गया है।
अब हम कुछ चीज को डिस्कवर करेंगे। ये देखो, ये एक कंडक्टर है, ये और एक कंडक्टर है। इन दोनों की एरिया सेम है। देखना, इन दोनों की एरिया सेम है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L है, मतलब जिसका लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। व्हेन A कांस्टेंट, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। क्यों? इधर से इधर तक A कांस्टेंट है मगर लेंथ बढ़ रहा है। इधर से ऊपर से नीचे आओगे तो A कांस्टेंट है, एरिया ऑफ बोथ द कंडक्टर इज कांस्टेंट बट लेंथ इज नॉट कांस्टेंट, लेंथ इज वेरिएबल फॉर बोथ दैट कंडक्टर। मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L व्हेन A कांस्टेंट। अब इसको देखो, इन दोनों की एल सेम है। देखो, करीब से देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों की एल सेम है। तो इधर क्या होगा? R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A व्हेन L कांस्टेंट। तो हमने इधर लिखा, जब A कांस्टेंट तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब A कांस्टेंट होगा, A बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा जब L कांस्टेंट होगा। दोनों को एक साथ लेके आओ, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A व्हेन बोथ आर वेरिएबल, व्हेन बोथ आर वेरिएबल्स, बोथ आर वेरिएबल्स। तो R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए, क्या है? ये रो है, क्या है? RHO, रो है। ये क्या है? ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। यानी रो इक्वल्स टू है R इंटू ए बाई एल। क्या है? रो इक्वल्स टू है R इंटू ए बाई एल। अगर L हुआ एक, A हुआ एक, तो रो इक्वल्स टू R है। मतलब अगर आप बोलोगे कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया की कोई कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, उसकी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। मतलब यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया की जो कंडक्टर है, क्या लिखोगे? यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया, ऐसा कोई कंडक्टर अगर आपको मिलेगा साथियों, तो वो कंडक्टर, उसको जो रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो रेजिस्टेंस ही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आपको ऐसे मिल जाएगा। किसी भी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको देखो ना क्या मिला? L इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 1, रो इक्वल्स टू R। तो यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया का कोई भी कंडक्टर, उसका जो रेजिस्टेंस है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिटाते हैं और ये लॉ को लिख लो। इस लॉ को लिख लो। कैसे लिखोगे इस लॉ को? कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नॉर्मल रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत काम आएगा, इसको लिखो। मिटा दे और साइड में कोने में एक छोटा करके छोटू सा ये वाला इक्वेशन को लिखते जाओ। R इक्वल्स टू क्या है? रो इक्वल्स टू क्या है? R इंटू ए बाई एल है। रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल है। ये एक नंबर इक्वेशन है। अब देखना इधर से क्या मिलेगा आपको? यूनिट मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिट मिलेगा। रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। सो आप पहले क्या निकालोगे? रो। R मतलब ओहम, इधर क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। यह क्या आएगा? मीटर, ओहम मीटर। क्या आएगा? ओहम मीटर। तो इसको आप कैसे लिखोगे? ऐसे होता है, ओहम
मीटर, ऐसे होता है ओहम मीटर। ये किस में है? एसआई में है। किस में है? एसआई में है। सीजीएस में निकालो ओहम सेंटीमीटर, क्या निकालोगे? ओहम सेंटीमीटर। ये किस में है? सीजीएस में। इसको लिखो ओहम सेंटीमीटर। अगर ये लिखने में दिक्कत आए तो इसको लिख लेना। अगर सीधा हेडफोन लिखने में दिक्कत आए तो ये सीधा सीधा लिख लेना ओहम मीटर या ओहम सेंटीमीटर। ये किसका है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है। क्या है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। मिटाए ये छोटू सा लॉ को इसको लिख के रखो, काम आएगा। अब देखना दोस्तों, अब हमको क्या मिलेगा? अब हमको क्या मिलेगा? अब हमको मिलेगा कि हम जानते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस है। क्या है? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस है। कंडक्टेंस को एल से लिखो और रेजिस्टेंस को आर से लिखो, तो एल इक्वल्स टू है 1 बाई आर। मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच का जो संबंध है वो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब ये एल और आर के बीच का संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच का संबंध क्या है? ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में बंधा हुआ है। तो एल इक्वल्स टू क्या है? 1 बाई आर है। एल इक्वल्स टू क्या है? 1 बाई आर है। तो हम ये लिख सकते हैं, देखना दोस्तों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब अगर कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टेंस हुआ तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को लिखते हैं कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा। कटप्पा नहीं, इधर बाहुबली नहीं हो रहा है, ये कटप्पा नहीं है, ये कप्पा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। तो देखना दोस्तों, इधर से आपको एक नया वाला संबंध मिलेगा, नया रिलेशनशिप नया रिलेशनशिप। एक बार लिख लो, जो संबंध आपको प्राप्त हुआ था वो एक बार लिख लो। क्या था? R इक्वल्स टू था रो इंटू एल बाई ए। रो इक्वल्स टू था R इंटू ए बाई एल। इसको 1 बाई रो कर दो। 1 बाई रो 1 बाई आर एल बाई ए। मतलब सीधा का सीधा उलट दिया है। 1 बाई रो क्या हुआ? कप्पा। 1 बाई रो क्या हुआ? कप्पा। 1 बाई आर इसको क्या लिखेंगे? एल इंटू एल बाई ए। कप्पा इज इक्वल टू एल इंटू एल बाई ए। कप्पा क्या है? आप बोलोगे कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है? कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू नॉर्मल कंडक्टेंस, इक्वल्स टू नॉर्मल कंडक्टेंस इनटू लेंथ बाई एरिया, इनटू लेंथ बाई एरिया। ये और एक सीधा साधा इक्वेशन है। ये और एक सीधा साधा इक्वेशन है। इक्वेशन को भी जान लो। तो आपको क्या मिला? रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल, ये इक्वेशन मिला था। दूसरा मिला कप्पा इज इक्वल टू एल इंटू एल बाई ए। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला वाला इक्वेशन से आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच का संबंध पता चल रहा है। पहला वाला इक्वेशन से आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच का संबंध पता चल रहा है। दूसरे से आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस के बीच का संबंध पता चल रहा है, या कंडक्टिविटी। यह स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब ये जो कप्पा है इसको आप पहले तो सीखो, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलोगे आप, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना बोल के आप इसको कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसको आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। तो ये रिलेशन आएगा। देखना, हटाए, मिटा दे। अब देखना, और एक चीज इधर बोल देते हैं। ये जो एल बाई ए है इसको हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? सेल कांस्टेंट। किसी भी सेल के लिए एल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो दोनों की जो रेशियो है वो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या है?
मीटर इनवर्स, एसआई में या सीजीएस में सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है? ये सेल कांस्टेंट है। क्या है? सेल कांस्टेंट। ये जो एल बाई ए, ये जो रेशियो है, किसका रेशियो है? आप बोलोगे लेंथ और एरिया ऑफ सेल, मतलब जो सेल है वो सेल की जो लेंथ है, वो सेल की जो एरिया है, इन दोनों की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट हुआ तो वो किसका कांस्टेंट है? सेल का कांस्टेंट है। इसको हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेल कांस्टेंट। इसको मिटा दे। अब देखो कप्पा इक्वल्स टू क्या है? कप्पा इज इक्वल टू है एल इंटू एल बाई ए। अब देखो आर क्या है? आर का यूनिट था ओहम, आर का यूनिट था ओहम, ऐसे लिखते हो। एल क्या है? 1 बाई आर, मतलब कंडक्टेंस। एल क्या है? आप बोलोगे एल है सर, एल है कंडक्टेंस। एल क्या है? एल है कंडक्टेंस। सो हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे? 1 बाई ओहम। इसको उलट दो, एम एच ओ होता है। क्या होता है? ओ एच एम, आर का यूनिट, ओ एच एम आर का यूनिट, एल का यूनिट হচ্ছে एम एच ओ, ओ एच एम एच ओ। कैसे लिखते हो? ओ एच एम, ये होता है एम एच ओ। ये किसका? आर का। ये किसका? एल का। ये होगा ऐसे। मतलब पहला वाला सीधा हेडफोन था, ये उल्टा हेडफोन है, ये उल्टा हेडफोन है। तो आपने ओहम को कैसे डिनोट किया? ओहम है सीधा हेडफोन, सीधा हेडफोन। ये क्या है? ये है उलट हेडफोन, ये है उल्टा हेडफोन। तो आपको कंडक्टेंस की यूनिट मिली। कंडक्टेंस की यूनिट है मो। ये सीजीएस में है। किसमें है? सीजीएस में है। एसआई में है सीमेंस। क्या है? एसआई में है सीमेंस। तो देखना दोस्तों क्या मिला आपको? ये जो कंडक्टेंस है, ये जो कंडक्टेंस है, इसका यूनिट बोल रहे हैं हम, इसका यूनिट बोल रहे हैं। कंडक्टेंस मतलब एल, एल इक्वल्स टू 1 बाई आर, आर के लिए है ओहम, एल के लिए है एम एच ओ मो। ओहम को लिखते हैं ऐसे, ओहम को लिखते हैं ऐसे, एम एच ओ को लिखते हैं ऐसे। अब हमने ये लिख दिया तो एम एच ओ मो ये सीजीएस में है और सीमेंस क्या है? एसआई में है। इसको एस से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एस से लिखते हैं। सीमेंस क्या लिखते हैं? सीमेंस। अब देखो कप्पा इक्वल्स टू क्या है? एल इंटू एल बाई एफ। कप्पा इक्वल्स टू क्या है? एल इंटू एल बाई एफ। कप्पा का यूनिट निकालो, कप्पा का यूनिट निकालो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट निकालो या कंडक्टिविटी की यूनिट निकालो। एल का यूनिट क्या है? आप बोलोगे मो सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको लिखोगे ऐसे मो सेंटीमीटर इनवर्स। ये दोनों ही किसमें है? सीजीएस में है। किसमें है? सीजीएस में है। और अगर इसकी एसआई निकालोगे तो क्या होगा? सीमेंस मीटर इनवर्स। ये किसमें है? एसआई में है। तो आपको क्या क्या मिला? आपको बहुत कुछ मिला। देखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट आपको पता चल गया। स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट आपको पता चल गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ कंडक्टेंस उसकी क्या संबंध है, ये भी आपको पता चल गया। और रेजिस्टिविटी के साथ या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ जो रेजिस्टेंस है उसका क्या संबंध है, इसको भी, इसका भी एक बहुत अच्छा धारणा आपके सामने आ गया है। अब देखना दोस्तों ये सब हमने खत्म कर दिया है, ये सब हमने खत्म कर दिया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी हो गया है। अब देखना दोस्तों और थोड़ा थोड़ा टर्म है उसको भी देख लो, थोड़ा वेट कर लो। इसके बाद और दो टर्म है, जो दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है वो अंत में बोलूंगा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पहले और थोड़ा थोड़ा टर्म देख लो। ये ई आर है, इधर से आई इधर जा रहा है, आई इधर आ रहा है, ये आर है। ये क्या है? ये आर है। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। पहले क्या बोलेंगे? पहले बोलेंगे v इक्वल्स टू आई आर है, हाँ जानते हो। w इक्वल्स टू वी क्यू है, ये भी जानते हो। q इक्वल्स टू आई टी है, ये भी जानते हो। v इक्वल्स टू आई आर ओहम्स लॉ, w इक्वल्स टू वी क्यू कितना वर्क डन हो रहा है उधर से, i इक्वल्स टू क्यू बाई टी, उधर से q इक्वल्स टू आई बाई टी, q इक्वल्स टू आई टी है, जानते हो। q इक्वल्स टू एन ई, ये भी हमने लिखा था, ये भी जानते हो। तो w इक्वल्स टू वी क्यू, w इक्वल्स टू वी क्यू, q इक्वल्स टू एन ई, तो हम क्या बोलेंगे? w इक्वल्स टू वी एन ई, w इक्वल्स टू वी आई टी। ये बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं। v इक्वल्स टू आई आर है ओहम्स लॉ से,
क्या था, W इक्वल्स टू वी क्यू, Q इक्वल्स टू आई टी है तो W इक्वल्स टू वी आई टी, Q इक्वल्स टू एनी है तो W इक्वल्स टू वी एनी, तो W इक्वल्स टू वी एनी। ये हम बोल सकते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। अब देखना हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है, ये क्या होगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल वर्क बाय टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क बाय टाइम, ये होगा ना, इलेक्ट्रिकल वर्क बाय टाइम ये होगा। अब देखना, इसको करने से पहले आपको कुछ टर्म जानना पड़ेगा। V इक्वल्स टू क्या है, आई आर है। V इक्वल्स टू क्या है, अब बोलोगे V इक्वल्स टू है आई आर। W बाई क्यू, V को लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं Q बाई टी, R है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे W इक्वल्स टू है क्यू स्क्वायर आर बाई टी। W इक्वल्स टू क्या है, क्यू स्क्वायर आर बाई टी। अब W इक्वल्स टू क्या है, Q क्या है, आई टी, आई स्क्वायर टी स्क्वायर आर बाई टी। तो W इक्वल्स टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी, क्या है, आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। देखना दोस्तों, V इक्वल्स टू आई आर है, V इक्वल्स टू आई आर है, V के जगह पे हमने क्या लिख दिया, W बाई क्यू, V के जगह पे हमने क्या लिख दिया, W बाई क्यू, I के जगह पे हमने क्या लिख दिया, Q बाई टी लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। I क्या है, I तो Q बाई टी ही है, I तो Q बाई टी ही है। V क्या है, W बाई क्यू ही तो है। तो हमने इधर से I को उठाया है, इधर से V को उठाया है, दोनों को लिख दिए हैं। Q को इधर लेके जाओ तो क्यू स्क्वायर आर बाई टी, Q के जगह पे हमने क्या लिख दिया, Q इक्वल्स टू, उधर देखो Q इक्वल्स टू आई टी, तो लिखा, तो ये आया। अब देखना दोस्तों, ये वर्क डन है, ये क्या है, वर्क डन है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क के जगह पे हमने लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी बाई टी, आई स्क्वायर आर टी बाई टी। तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर, क्या होगा, आई स्क्वायर आर। आई मतलब क्या है, आई मतलब है वी बाई आर, आई मतलब क्या है, आई मतलब है वी बाई आर। तो इधर क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इनटू आर, तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर, क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। पी इक्वल्स टू क्या है, पी इक्वल्स टू है वी स्क्वायर बाई आर, पी इक्वल्स टू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। ये अब लिखो, पी इक्वल्स टू क्या है, आई स्क्वायर आर, क्या है, आई स्क्वायर आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसको और एक बार देख लेना, ये अब हम बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, क्या है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ ना दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क डन मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो है। अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में जाता है, आप बोलोगे कोई भी एनर्जी उसका अंतिम रूप है हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी उसका अंतिम रूप क्या है, आप बोलोगे उसका अंतिम रूप है हीट एनर्जी। क्या एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी लिख सकते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी। W को हम क्या लिखेंगे, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये कौन सी यूनिट में आ रहा है, जूल। H इक्वल्स टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी, जूल। इसको अगर आप कैलोरी में लिखोगे तो क्या होगा, इसको आप कैलोरी में लिखोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 कैलोरी, ये होगा। ये जूल का लॉ है, ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल का, जो अगर आप इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करवाओगे किसी भी कंडक्टर में से, तो उस इलेक्ट्रिकल करंट के वजह से, उस इलेक्ट्रिकल करंट अगर जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल करंट अगर जाएगा, उसके लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कम करेगा। वो इलेक्ट्रिकल करंट किसी भी टाइम के द्वारा जाएगा, मतलब एक टाइम आएगा, इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से करंट फ्लो आएगा, और अगर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस आएगा। मतलब तीनों टर्म आपके सामने उपस्थित है, एक है आई करंट फ्लो, एक है आर रेजिस्टेंस, एक है टी मतलब टाइम। टाइम लेके करंट फ्लो जाएगा, टाइम लेके करंट फ्लो जाने से एक रेजिस्टेंस की उत्पत्ति होगा, रेजिस्टेंस आएगा तो वो कंडक्टर में एक हीट एनर्जी आएगा, क्योंकि वो कंडक्टर एक वर्क डन कर रहा है, वो वर्क डन है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वही हीट एनर्जी का वैल्यू ये है। ये जो हीट एनर्जी है मतलब इलेक्ट्रिकल करंट के वजह से हीट आ रहा है, ये जो लॉ है इसको हम बोलेंगे जूल का लॉ। क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे जूल्स लॉ। क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे
जूल्स लॉ, क्या बोलेंगे? जूल्स लॉ। ये जो W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, इसको हम क्या बोलेंगे? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी को, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जूल्स लॉ। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये भाई साहब ने ये बोला था कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के बीच से कोई भी टाइम लेके आई को भेजोगे तो आर रहेगा, आई आर और टी की वजह से जो हीट एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से आ रहा है, इसको हम बोलेंगे जूल्स का लॉ। हटाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना दोस्तों, हमको बहुत सारा कंडक्टेंस मिल गया है, हमको कंडक्टेंस की बहुत सारी टर्म, बहुत सारी चीजें हमको ये इधर से मिला है। अब हमको जो पढ़ना है वो और एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, वो और एक इंपॉर्टेंट सी चीज है। हम क्या पढ़ेंगे? हम मोलर कंडक्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को हम लिखेंगे, कंडक्टेंस को लैम्डा से लिखेंगे, मोलर मतलब ऐसे एम, ऐसे सफिक्स में एम को लिखो। मोलर कंडक्टेंस क्या है? अगर कोई भी कंडक्टर कुछ कंडक्टेंस शो करेगा, अगर कोई भी कंडक्टर कुछ कंडक्टेंस को शो करेगा, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, ड्यू टू ऑल द आयंस किसमें? एक वॉल्यूम में। मतलब ये इधर आप क्या करो, आप इधर एक सॉल्यूशन लो, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में अगर आप 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट लो, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, कितना? 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, ये 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट के वजह से जो कंडक्टेंस आएगा, मतलब हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस। एंड वो ऑल द आयंस कहां पर रहेगा? वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में रहेगा। कौन सा वॉल्यूम? जो वॉल्यूम में 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। मतलब 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉल्यूशन है वो जिस वॉल्यूम में रहेगा, वो वाला जो सॉल्यूशन, वो जो कंडक्टेंस शो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions in a particular volume where 1 molar electrolyte, 1 molar electrolyte present। सो हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस आ रहा है ड्यू टू ऑल द कंस्टिट्यूएंट आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द कंस्टिट्यूएंट आयंस इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन where 1 molar electrolyte present, where 1 molar electrolyte present, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। हटाए, इसको हटा दो। इधर एक इक्वेशन लिखनी है, इधर एक इक्वेशन लिखनी है। लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या है? काप्पा, काप्पा इंटू एक वॉल्यूम है। क्या है? लैम्डा एम इक्वल्स टू है काप्पा इंटू वी, काप्पा इंटू वी। अब देखना मोलरिटी क्या है? मोल पर वॉल्यूम। मोलरिटी क्या है? मोल पर वॉल्यूम। इधर इधर कितना एम है? 1 मोलर। कितना है? 1 मोलर। 1 मोलर मतलब n इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोलर मतलब n इक्वल्स टू 1 मोल। सो n के जगह पे लिखो 1 मोल बाई भी, इसको किसमें लो? मिलीलीटर में। किसमें? मिलीलीटर में। सो हम क्या लिखेंगे? m मतलब मोलरिटी, m मतलब ये मोलरिटी की इक्वेशन आ रहा है, मोलरिटी m इक्वल्स टू मोल बाई वॉल्यूम। क्या है? ये है मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस यूनिट में ले रहा हो? वॉल्यूम को हमने मिलीलीटर में लिया है। 1 मोल बाई 1 मोल क्यों है? 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब इधर n क्या है? 1 मोल, 1 मोल बाई VmL, 1 मोल बाई VmL। सो VmL इक्वल्स टू 1 बाई m, VmL इक्वल्स टू 1 बाई m। VCC मतलब 1000 से गुना होगा, 1 बाई m, 1000 बाई m। V को सीसी में लो, VmL इक्वल्स टू 1 बाई m, VCC क्या होगा? 1000 बाई m।
लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m। इधर से मैथ आएगा, इधर से मैथ आएगा, आपको इधर से मैथमेटिक्स करने के लिए देगा। लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या है, कप्पा इंटू 1000/m, कप्पा इंटू 1000/m, ये इधर से मिलेगा। इसको हटाए, अब देखना इसकी यूनिट क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी। अब बोलोगे कप्पा क्या है, कप्पा है सीमेंस मीटर इनवर्स बाई एम, मतलब मोल बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। सो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -1, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -1। ये किसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है। और अगर सीजीएस में लोगे, ये एसआई में है, सीजीएस में लोगे तो सीमेंस को लिखो मो, इसको लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मोल इनवर्स ही रहेगा। ये मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है, ये मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है। हटाए, मिटार दे, ये है मोलर कंडक्टेंस। अब और एक टर्म है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये क्या है, कंडक्टेंस, इसको हम लिखते हैं लैम्डा इक्यू से। किससे लिखते हैं, लैम्डा इक्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, लैम्डा इक्यू से लिखते हैं। अब देखना दोस्तों, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। आपको अगर ये बोले कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, आप बोलोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बहुत आसान है। यहां पर भी होगा कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस present in a volume of solution where 1 gram equivalent electrolyte is present। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल कंस्टिट्यूएंट आयन प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेयर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। मतलब जिस सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है, जिस सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस आ रहा है, आयन जो कंडक्टेंस शो कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो लैम्डा इक्यू क्या है, ये भी है कप्पा इंटू वी, ये भी है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या है, कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी। इधर क्या होगा, नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में। अब कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इधर क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम किस में है, ml में है। सो v ml इक्वल्स टू क्या होगा, 1/n। v cc इक्वल्स टू क्या होगा, 1000/n, 1000/n। इस v के ऊपर क्या होगा, कप्पा इंटू 1000/n, कप्पा इंटू 1000/n। सो लैम्डा इक्यू इक्वल्स टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000/n। क्या होगा, कप्पा इंटू 1000/n। हमको क्या मिला, कप्पा इंटू 1000/n मिला। हुआ दोस्तों, बढ़िया से हुआ। एक मैथ करो, एक मैथ करो, लिखो फॉर 0.01 नॉर्मल, फॉर 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन R इक्वल्स टू 200 ओहम, R इक्वल्स टू 200 ओहम at 25 डिग्री C, at 25 degree C, at 25 degree C, if cell constant is unity, मतलब ये एक है। कैलकुलेट लैम्डा इक्यू, कैलकुलेट लैम्डा इक्यू। अब बोलोगे लैम्डा इक्यू इक्वल्स टू क्या है, कप्पा इंटू 1000/n, कप्पा इंटू 1000/n। तो इधर से आपको क्या निकलवाना पड़ेगा, आपको इधर से कप्पा निकलवाना पड़ेगा। कप्पा इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा इंटू लैम्डा
एल इंटू एल बाई ए, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब बोलोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस मतलब एल, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट 1 है तो कप्पा इज इक्वल टू एल, एल मतलब 1/r मतलब 1/200 मतलब 1/200 ये मो, 1/200 मो ये होगा कप्पा, कप्पा का वैल्यू 1/200, 1/200 इंटू 1000/n कितना है 0.01, 1000/0.01 कितना होगा 500 होगा। इसको सीमेंस में लिखो। सो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -1, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -1 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों? दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब दूसरे एक मैथ लिखो, दूसरे और एक मैथ लिखो। देखो क्या है, फॉर ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, क्या है फॉर ए डेसी नॉर्मल solution, for a deci normal solution r equals to 3.2 ohm, क्या है r equals to 3.2 ohm if distance is equal to 1.8 centimeter, 1.8 centimeter, area is equal to 5.4 centimeter square, 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, कैलकुलेट पहला क्या है कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, ये पहला है। दूसरा क्या है सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसके साथ साथ और क्या होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू, ये तीनों को कैलकुलेट करो। पहले कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, कैसे करोगे सेल कांस्टेंट कैसे मिलेगा, एल बाई ए होता है 1.8 बाई 5.4, 1/3 हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर इनवर्स, क्या होगा 1/3 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा 1/3 सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्या निकालो कप्पा निकालो, कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू एल इंटू एल बाई ए, एल क्या होगा एल होगा 1/r इंटू एल बाई ए, 1/r मतलब 1/3.2 इंटू एल बाई ए मतलब 1/3, तीनों दो 6 3 3 9, 1/9.6 होगा, 1/9.6 मो सॉरी मो सेंटीमीटर इनवर्स, 1/9.6, 1/9.6 मो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होगा, हुआ ये दूसरा है। तीसरा लैम्डा ई क्यू को निकालो, लैम्डा ई क्यू मतलब कप्पा इंटू 1000/n, कप्पा इंटू 1000/n। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, क्या है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब 0.1, मतलब 0.1, कप्पा क्या हुआ कप्पा हुआ 1/9.6 इंटू 1000/0.1, 1000/0.1, कप्पा का वैल्यू क्या है कप्पा का वैल्यू ये है, इसको निकालो ये टाइप का वैल्यू आएगा मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस मैथ को करो, इस मैथ को करो। इसके बाद और एक छोटा सा चीज है कंपैरिजन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ भी जाता है कभी कभी, इससे भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन टपक देते हैं, इससे भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन टपक देते हैं। कैसे करोगे लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्यू करो, लैम्डा एम बाई लैम्डा इक्यू करो, क्या मिलेगा आपको लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टेंस, सो इसको लिखो कप्पा इंटू 1000/m, कप्पा इंटू 1000
बटे n, सो n बाई m, नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी, नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी, ऐसे होगा। नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी आपको अगर मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। नॉर्मलिटी मतलब आपको क्या मिलेगा? नॉर्मलिटी मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ, नॉर्मलिटी मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, और इधर से क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कट जाएगा, वॉल्यूम कट जाएगा। तो अगर आपको वॉल्यूम कटना है तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। अब अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखोगे, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखोगे तो क्या होगा? मास गिवन बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। मोल मतलब क्या है? मास गिवन बाय मोलर मास, मोलर मास। मास गिवन कट जाएगा तो क्या होगा? मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये इधर तक निकलेगा, ये इधर तक निकलेगा। अगर आपको लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू की संबंध निकालना है तो एक तो है नॉर्मलिटी बाय मोलरिटी, एक तो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स, और यानी एक है मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। आप इससे भी निकला सकते हो, अब इससे भी निकलवा सकते हो, अब इससे भी निकलवा सकते हो। सो आज आपके लिए हमने पूरा जो कंडक्टेंस का लेक्चर था, पूरा जो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओहम्स लॉ, फिजिक्स का पोर्शन, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप किस काम पे लोगे, इंट्रोडक्शन क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इस चैप्टर की जान क्या है, इस चैप्टर में से आपको मिलता क्या है, ये सब हमने बता दिया। और उसके साथ साथ मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बताया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताया, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताया, उन सभी के यूनिट बताए, और इन दोनों के बीच का जो संबंध है इसको भी बताया है, और उसके साथ साथ 2-4 न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए अलविदा। बहुत अच्छी तरीके से रहना, मम्मी पापा का ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बहुत मेहनत करते रहो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, बहुत 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 जान दे के पढ़ो। और जय हिंद, अलविदा।